देखिए, आपका सीआरपीसी शुरू किया जाए और संविधान तो आपका समाप्त हो गया। भाई जाकर घर पर भी अध्ययन करिए, यानी कि आज ये है कि भाई साल पेपर जितना अधिक से अधिक हो सके आपका जो संविधान का है, जिसका भी हो, अपना साल पेपर अधिक से अधिक आपका कम समय है तो साल पेपर दोहराइए और आपका दिमाग अस्थिर करके आपका सुबह एग्जाम दीजिए। फिर एक बार बता दिया जाए, भाई हड़बड़ाना नहीं है। पहला नियम ये है कि जितना पहले तो क्वेश्चन देखिए, अगर आ रहा हो प्राइमा फेसाई तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है पहले छोड़ते जाइए, ये जो भी कानून हो। और जितना क्वेश्चन जैसे 100 या 90 आप प्राइमा फेसाई कर लिए तो उसको पहले भर लीजिए। भरते समय सावधानी ये बरतनी है कि उंगली रख के भरिए, क्योंकि आपका क्रम गलत हो जाता है। 2 वाला 3 में भर दिया जाता है, 3 वाला 2 में। तो एक बार क्वेश्चन देखिए कौन सा है, फिर ओ एम आर शीट में वह कोच मैंने आंसर निकालिए तब भरिए। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन आपका संदिग्ध हो बच रहा है, अब उसको एक एक करके उठाइए, एक एक करके उस पर विचार करिए पूरा। मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट, अगर वह आपको लगता है कि सर ये बताए हैं ये हो सकता है, तब उसी समय उसको सॉल्व करके भरते चलिए, बयाने के बाद में ना छोड़िए। जो बिल्कुल ना समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ये माइनस मार्किंग में ये नियम अपनाया जाता है, यानी कि 150 का 150। अब ये रिस्क कितना लेना है, तो अगर आपको 90 क्वेश्चन आ रहा है तो भाई 30 क्वेश्चन कम से कम रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर 100 के पार है तो 20-25 क्वेश्चन का रिस्क लीजिए, मैंने न आए तब। अगर 110 आप कर ले गए हैं तो 15 का रिस्क लीजिए। तो रेशियो रिस्क का अगर कम क्वेश्चन है तो ऐसे भी बाहर हो जाना है, तो क्यों नहीं आपका भर दिया जाए 30-35 क्वेश्चन और आ रहा हो तो रिस्क ना लीजिए भाई ज़्यादा। चाहे जीएस हो आपका ला हो, दोनों में। लेकिन भरते समय सावधानी बरतिए आपका कि जो क्वेश्चन आ रहा है एकदम सही भरिए, क्योंकि गलत लोग करके आ जाते हैं। और उंगली रख के भरिए तो सबसे अच्छा रहेगा, उसमें आपका गलती की संभावना नहीं रहेगी। मैं फिर बता दूं, और ब्लैक पेन से, ब्लैक आपका डार्ट पेन से भरना है, जेल का यूज न करिए। ब्लैक आपका डार्ट पेन से भरना है, यानी कि ब्लैक से भरा जाता है, जेल से नहीं भर किससे। तो मोटी आती है पेन, आप 10 रुपया का आती है, 12 रुपया जो भी हो, उसको ले लीजिए ताकि गोला जल्दी क्या हो जाए, भर जाए। अब ये नहीं कि गोला बना दीजिए, गोला को भरना है, बनाना नहीं है। गोला तो बना बनाए पहले से है ही, और नहीं भरेंगे तो आयोग क्या बना देगा आपके मांग के आगे गोला। तो देखिए आपका, हम बता रहे थे आपका सीआरपीसी में 82 से भी क्वेश्चन बनता है। आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी बना था, 83 से भी क्वेश्चन बनता है। इसके आगे पढ़ा जाए, 83 के बाद आपका 84 से आपका क्वेश्चन बनता है कुर्की के बारे में, दावे और आपत्तियां। तो अगर आपका प्रतिभू की या साक्षी की या अभियुक्त की चल या अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई है, तो अगर प्रतिभू आए, साक्षी आए या अभियुक्त मांग करता है कि हमारी संपत्ति वापस की जाए, तब सेक्शन लागू होगा 85, याद रखिए। और अगर इन लोगों से भिन्न व्यक्ति आता है तब सेक्शन आपका लागू होगा 84। यानी कि 84 में वह व्यक्ति डिमांड करता है कि हमारी संपत्ति आपने गलत तरीके से कुर्क कर ली है, जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी नहीं हुई थी। यानी कि दो भाई थे, एक अभियुक्त था ए, एक की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया, और गलती से संपत्ति जब कुर्क होने लगी तो बी की भी हो गई।
तो 84 में बी मांग करता है और 85 में ए। तो उद्घोषित व्यक्ति पूछे तो 85 और उद्घोषित से भिन्न पूछे तो 84, यानी कि बी आएगा तो 84 और ए मांग करता है कि वापस किया जाए तो कौन सी धारा 85। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कुर्की की तारीख से कितने दिनों के अंदर एप्लीकेशन दिया जा सकता है कि हमारी संपत्ति को वापस किया जाए। समय 6 माह। न्यायालय अगर वापस करने से इनकार करता है तो ऐसी कंडीशन में आप सिविल वाद ला सकते हैं, और सिविल वाद जब लाएंगे तो न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के कितने वर्ष के अंदर सिविल न्यायालय में मुकदमा ला सकते हैं, 1 वर्ष। और अगर दूसरे जिले में कुर्की हुई है तो वापसी के लिए किस मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तीन बातें याद रखें, यानी कि 84 में बस 3 क्वेश्चन आपका। कुर्की की वापसी के लिए संपत्ति के लिए आवेदन कितने माह के अंदर, 6 माह। आवेदन खारिज हो गया तो आप सिविल न्यायालय में हक साबित कर सकते हैं, तब आपको मिलेगा वापस। तो कितने साल के अंदर आपका, 1 साल। और अगर दूसरे जिले में कुर्क हुई है संपत्ति तो वहाँ किसके यहाँ एप्लीकेशन देंगे वापसी के लिए, सीजीएम। इसके बाद 85 आ जाइए। 85 भी क्वेश्चन बना है, कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना यानी कि रिलीज करना। कब निर्मुक्त या रिलीज या कुर्की से मुक्त कर दी जाएगी संपत्ति, कब बेचा जाएगा, कब वापस या रिटर्न किया जाएगा, ये आपका धारा 85 में है। तो पहला दूसरा तीसरा खंड वाइज पूछा है। पहले में निर्मुक्ति, दूसरे में विक्रय और तीसरे में क्या है, वापस। ये याद रखिए। तो उद्घोषणा पहले 82 देखिए। 82 में जब लिखित उद्घोषणा होती है तो एक समय दिया जाता है हाजिरी का। वह समय उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के क्या होगा, बाद का। अगर अभियुक्त या गवाह या प्रतिभू इस दिए गए समय के अंदर न्यायालय में आ जाता है तो उसकी जो कुर्क की हुई संपत्ति है वह रिलीज की जाएगी, निर्मुक्त की जाएगी 85 के क्लाज 1 के तहत। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि विक्रय कब किया जाएगा, तो सामान्यतः कुर्क की हुई संपत्ति को विक्रय का आदेश 6 मास बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि 6 मास तक 84 के तहत कोई व्यक्ति क्या दे सकता है, आवेदन, आपत्ति कर सकता है। तो अगर आपत्ति कोई व्यक्ति नहीं किया तो 6 माह के बाद संपत्ति क्या की जाएगी, बेची जाएगी। और अगर आपत्ति बेची जा सकेगी, आपत्ति कर दिया कोई तो जब तक आपत्ति का निस्तारण न हो जाए तब तक संपत्ति बेची नहीं जाएगी। लेकिन अगर प्रकृत्या क्षयशील है संपत्ति, शीघ्रता क्षयशील है, ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती, तो कभी भी बेचने का क्या दिया जा सकता है, आदेश। विक्रय धन राज्य सरकार के बयानाधीन रहेगा तो सामान्यतः विक्रय 6 माह के बाद ही हो सकेगा। ये विक्रय हो गया। तीसरा आपका कि रिटर्न कब किया जाएगा, यही आपका पूछा जाता है। समय याद रखिए। जिस दिन कुर्की हुई थी अगर उस तारीख के 2 वर्ष के अंदर, याद रखिए 2 वर्ष के अंदर उद्घोषित व्यक्ति न्यायालय में या तो हाजिर होता है या लाया जाता है। हाजिर होना माने आत्मसमर्पण कर दिया, और लाया जाना मतलब पुलिस द्वारा क्या हुआ, पकड़ लिया गया। अलग अलग है, लाया जाता है मतलब कि पकड़ कर, और हाजिर होता मैंने अपने आप। और 2 कारणों से न्यायालय को संतुष्ट करा दे, अब ऐसे नहीं वापस होगा। 2 आधार बताने पड़ेंगे। पहला कि मैं वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार नहीं हुआ था, यानी कि इसका मतलब
कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार नहीं हुआ था। दूसरा, मुझे उद्घोषणा की जानकारी ही नहीं थी। अगर जानकारी रहती तो मैं समय से न्यायालय में क्या हो जाता, हाजिर। अतः मेरी संपत्ति को क्या किया जाए वापस। तो बची है संपत्ति तो संपत्ति वापस, और नहीं बची है तो जो बेच दी गई है 6 माह बाद तो पैसा वापस, लेकिन कुर्की और नीलामी का खर्चा क्या करके काट के। तो 2 साल बाद अगर आता है कुर्की की तो क्या वापसी हो पाएगी कि नहीं? नहीं, कोई प्रावधान नहीं। भाई दोस्त किसी भी हर हाल में कितने साल के अंदर आ जाए आपका? 2 साल के। इसके बाद 86 छोड़ दीजिए, 87 पूछा जाता है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना किस धारा में है? 87। बस इतना याद रखना है कि समन के स्थान पर या समन के अतिरिक्त वारंट की धारा के तहत गिरफ्तारी का जारी होता है। 87। क्योंकि समन पर प्रेम से बुलाया गया, प्रेम की भाषा अभियुक्त इत्यादि नहीं समझा तो गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा, और वारंट जारी किया जाएगा। पुलिस गिरफ्तार करके कहाँ लाएगी? कोर्ट। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है 89, हाजिरी का बंध पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, यानी कि बांड भरा है कि मैं जब जब न्यायालय बुलाएगा क्या होता रहूँगा, आता रहूँगा, और आया नहीं तो अब अरेस्ट वारंट जारी होगा, और जब आएगा तो बांड जब्त भी होगा, नया प्रतिभू मांगा जाएगा, और आपका नहीं देता तो कहाँ भेजा जाएगा? जेल। इसको आप पढ़िएगा, आईपीसी की धारा जोड़ लीजिए 229 ए। कौन सी धारा आईपीसी की? 229 है। बंद पत्र की शर्तों का भंग करना दंडनीय है। अब आइए अध्याय 7, चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। यहाँ 91 में भी पूछा जाता है, 92। इधर से एपीओ में तो 3-3 क्वेश्चन इस अध्याय से आए हैं, लेकिन जे में हमें लगता है कि एक क्वेश्चन बनने का चांस है, या अधिकतम 2 बन सकता है। थोड़ा सतर्क रहना है धाराओं को इधर से ज़्यादा। दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन की धारा में 91 में यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है कि अगर पुलिस अधिकारी चाहता है कि ये पेश किया जाए हमारे यहाँ दस्तावेज या किताब, पुस्तिका या चीज़, तो पुलिस अधिकारी क्या जारी करता है? लिखित आदेश। और अगर मजिस्ट्रेट चाहता है तो क्या जारी करेगा? समन। याद रखिएगा, अगर पुलिस अधिकारी क्या जारी करेगा? आपका लिखित आदेश। मजिस्ट्रेट ये क्या जारी करेंगे? न्यायालय क्या जारी करेगा? आपका कह सकते हैं समन। इसके बाद 92, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। तो पत्र तार के संबंध में प्रक्रिया 92 में है। अब 93 से 98 आपका ग्रुप से क्वेश्चन आता है कि 93 से 98 तक में सर्च वारंट या तलाशी वारंट परिभाषित हैं। नहीं, तलाशी वारंट के बारे में प्रावधान किया गया है। खोज वारंट भी बिहार ने दिया है, तो खोज वारंट दे, तलाशी वारंट दे, या इंग्लिश में सर्च वारंट दे। तो 93 से लेकर कहाँ तक? 98। 93, 94, 95 वस्तु की तलाशी के लिए सर्च वारंट। 97, 98 व्यक्ति की तलाशी के लिए। तो 93 देखिए, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? इसका मुख्य रूप से वर्णन 93 में है। और 93 का जो क्लाज आपको देखना है 3, जो 93 में आपको पढ़ना है, आपका 3 पढ़ना है। आपका यही क्वेश्चन बनता है कि अगर डाक या तार प्राधिकारी की, यानी कि पोस्ट ऑफिस में अगर कोई दस्तावेज हैं, पार्सल हैं, चिट्ठी है, तो उसके लिए सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है? तो केवल 2 लोग हैं। कौन कौन? जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
ये क्वेश्चन एपीओ में आ चुका है कि कौन जारी नहीं कर सकता। तो दिया था उसमें आपका उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कौन जारी कर सकता है दिया है, तो उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन जारी कर सकता है, पहली वरीयता बेयरेट की देखिएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और कौन जारी नहीं कर सकता, तो डीएम और सीजीएम के अलावा किसी को पावर। ये कब लागू होगा, डाक या तार प्राधिकारी की कस्टडी में कोई पार्सल इत्यादि। ये अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाता है। 94, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संबंध संदेह है, तो कौन जारी कर सकता है सर्च वारंट। यही आपका जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तीन याद रखना है, कौन जारी कर सकता है, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसको थोड़ा जोड़कर पढ़िएगा आप। स्त्री अपरूपण से, यानी कि स्त्रियों को गलत तरीके से पेश करने वाले कानून से, उसमें भी सर्च वारंट जारी हो सकता है, मैंने सर्च किया जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है। तो उसमें कौन सी धारा अप्लाई करेगी, सीआरपीसी की 94। लिखा है बैरक में कि 94 के नियम क्या होंगे लागू। अब ये इसके बाद आपका पूछा गया है कि आपत्तिजनक वस्तु के लिए भी सर्च वारंट जारी हो सकता है। तो आपत्तिजनक वस्तुओं की लिस्ट कहाँ दी गई है, तो धारा आपका 94 के क्लास 2 में दी गई है। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि कौन आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, तो दहेज अधिनियम के तहत जो दहेज दिया गया है, एक बार क्वेश्चन बना है, वह आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। तो कौन कौन है, तो आपका धातु टोकन इत्यादि के अधिनियम बनाई गई, धातुखंड, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प, कूट रचित दस्तावेज, नकली मुद्राएं, अश्लील वस्तुएं। आपका अश्लील वस्तुएं भी क्या मानी जाएंगी, आपका आपत्तिजनक वस्तु किस कानून का नाम नहीं है, आपका डावरी एक्ट वाला। किसका नहीं है, दहेज में, वही एक बार पूछा गया है। इसके बाद 95, कुछ प्रकाशकों के समर्पित होने की घोषणा करने और उसके लिए सर्च वारंट जारी करना। तो अगर कोई किताब, समाचार पत्र या दस्तावेज में ऐसी बात प्रकाशित है जो आईपीसी 121 ए न 124 है, यानी कि राजद्रोहात्मक है। फिर क्वेश्चन बना था कि राजद्रोह कब जोड़ा गया, तो 1870 या 153 ए 153 बी, यानी कि आपका 153 ए का मतलब वही भाषा इत्यादि के आधार पर शत्रुता फैलाई है। 153 बी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले लांछन लगाइए 153 बी। और 292 कल बताया गया था, आपका कह सकते हैं कि आपका 292 बताया गया था अश्लीलता। तो आप फिर एक बार बताइए, अश्लीलता को किस केस में अपराध माना गया, आर बनाम कर्ल के केस में। इसमें परिभाषित किया गया हिकलिन के वाद में। हिकलिन का वाद किससे संबंधित है, अश्लीलता से। और भारत में स्वीकार कर लिया गया रणजीत डी उड़ेसी, शाम को बताया गया था। फिर 293 पिछली बार आई थी एपीओ में, इसके पहले वाले में, तरुण को अश्लील वस्तुएं बेचिए। तो तरुण कितने से कम, 20 से कम, 20 से कम होगा तो क्या कहलाएगा, तरुण। या 295 ए लॉटरी कार्यालय रखना। तो अगर ये सब बातें किसी समाचार पत्र या पुस्तक में क्या है, छपी है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि उद्घोषणा कर सके, ये सभी बातें, सभी समाचार पत्र ये जब्त किए जाते हैं। यानी कि सभी समाचार पत्र क्या किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं। अब आप देखिए आर्टिकल 19(1) ए,
स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है और पुस्तक लिखी गई पेपर में छापा गया तो यहाँ सरकार क्या कर रही है? जब तो 95 की पूरक धारा 96 है, यानी कि जो 95 के तहत जब्ती का आदेश दिया गया है उस उस अधिसूचना को, नोटिफिकेशन को जो राज्य सरकार ने जारी किया है, आप चैलेंज कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे तो 95 की पूरक धारा कौन है? 96। अब यहाँ 4-5 क्वेश्चन याद रखना है कि 96 किसके लिए बनी है? 95 के लिए। 96 के तहत कहाँ जाया जाता है? हाई कोर्ट। आपका तो घोषणा के प्रकाशन की कितनी दिनों के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं? 2 मास। याद रखिए, पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं राज्य सरकार की घोषणा को कितने माह के अंदर? 2 माह। हाई कोर्ट में कम से कम कितने जजों की पीठ मिलकर सुनवाई करेगी? 3। याद रखिए, कम से कम 3 बहुत कड़ा नियम है। कम से कम कितने जजों की पीठ आपका मिलकर सुनवाई करेगी? 3। मतभेद की दशा में आपका जो फैसला होगा बहुमत से, और आपका कह सकते हैं मैंने अगर हाई कोर्ट में 3 या 3 से अधिक जज हैं तो कम से कम कितने जज मिलकर सुनवाई करेंगे? 3। तो वहीं 2-3 नियम याद रखना है। इसके बाद 97 सदोष परिरोध व्यक्तियों के लिए तलाशी। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बना है कि कौन सी सीआरपीसी की धारा हाइबियस कार्पस के नेचर की है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। 97। अब सदोष परिरोध व्यक्तियों के लिए सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है? तो डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त सभी। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त सभी। फिर 98 आ जाना है, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। इसमें कौन आपका आदेश दे सकता है? तो डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका आदेश दिया जाता है। अब यहाँ जो पूछा जाता है क्वेश्चन, स्त्रियों को मुक्त कराने के लिए आपका आदेश की धारा में 98। अगर पति अपनी पत्नी का विदाई का दावा करता है तो किस धारा का यूज कर सकता है? 98। इसके बाद आपका तलाशी संबंधी साधारण उपबंध आ जाइए 99 से, तो इधर 100 क्वेश्चन 100 सेक्शन बनता है। बंद स्थान के बाहर साधक अधिकारी तलाशी लेने देंगे। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि बंद स्थान की तलाशी के बारे में विशेष प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? तो 100। इसके बाद 102 कुछ संपत्तियों को जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति किस में दी गई है? आपका 102 में। लेकिन 103, 104, 105, 105 है, ये 4 धाराएं हर हाल में याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपका इस पर भी बनता है। अगली जो 4 धाराएं हम बताएंगे ये क्रम से याद रखिएगा। 103 में है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी किस धारा में? मजिस्ट्रेट स्वयं तलाशी की धारा में लेता है 103 में। तो सामान्यतः मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेशित करता है कि वह किसी स्थान की तलाशी ले। तो क्या मजिस्ट्रेट स्वयं तलाशी ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। तो सिद्धांत पूछा जाता है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है वह उस कार्य को स्वयं करने की क्या रखेगा? क्षमता। 3 धाराएं हैं 36, 44 और 103। 36, 44 और 103। फिर पूछा जाता है ओरल सर्च वारंट। ओरल सर्च वारंट पूछे तो आपका सामान्यतः सर्च वारंट लिखित में होता है, लेकिन यहाँ लिखित आदेश नहीं दिया जाता, मौखिक आदेश दिया जाता है।
इसी प्रकार आपका मैंने आपका यहाँ जो आदेश दिया जाता है, लिखित नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट हाजिर हैं और कह रहा उसी कमरे में जिसमें तलाशी लेनी है, और आदेशित करता है मौखिक रूप से कि हम हाजिर हैं, इस कमरे की क्या लीजिए तलाशी। 104 काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनता है। पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध या इम्पाउंड करने का पावर 104 में, तो क्या न्यायालय किसी चीज़ को परिबद्ध करने का आदेश दे सकता है कि नहीं? आपका दे सकता है। आपका परिबद्ध माने जब्त कर लेना, एक लाइन का क्वेश्चन। 105 भी बना है, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में व्यवस्था, रिसिप्रोकल राज्य क्षेत्र के बारे में व्यवस्था 105 में। संविदाकारी राज्य भी बना है 105 ए। तो फिर आपका चार धाराएं इधर क्रम से याद रखिएगा। ओरल सर्च वारंट किस में है? 103। फिर आपका परिबद्ध किया जाना 104, रिसिप्रोकल स्टेट का 105 और संविदाकारी राज्य 105 ए। अब आ जाइए अगला अध्याय देखा जाए। अगला अध्याय निकाल लीजिए भाई आपका। अगले अध्याय अध्याय 8 है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। कुछ धाराएं आप छोड़ेंगे, कुछ इसमें पढ़ेंगे। अध्याय 8 आपका परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूत, यानी कि पीस बनाए रखने के लिए और गुड बिहेव बनाए रखने के लिए गारंटी मांगी जाती है आपका। तो इसमें आपका इस अध्याय का उद्देश्य पहले याद रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। इस अध्याय का उद्देश्य है। यह अध्याय दंडात्मक नहीं है, निवारणात्मक है, यानी कि शांति भंग हो सकती है इससे, ये अच्छा आचरण नहीं कर सकता। तो इस अध्याय के तहत गारंटी मांगी जाए, नहीं गारंटी देता तो भेजा जाए जेल। तो धारा और किसमें क्या गारंटी, कौन मांग सकता है, कितने दिन के लिए, यही पूछा जाता है। और आपका 107 पर एक केस याद रखना है आपका बिहार का। आपका जो आपका 144 पर भी आएगा, लेकिन सबसे पहले देखिए 106 शुरू किया जाए। हाँ, कितनी दशाओं में प्रतिभूति मांगी जा सकती हैं? 5, ये पूछा सकता है। 2 दशाओं में परिशांत के लिए और 3 दशाओं में सदाचारी बनने रहने के लिए। कितनी दशाओं में? 5। 2 दशा में क्या? परिशांत। और 3 दशा में क्या? गुड बिहेव। तो पहले 106 आइए। जब सत्र न्यायालय या आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को कुछ अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहराता है और उसे लगता है कि जब ये सजा काट के जेल से जाएगा तो अशांति फैला सकता है, तो निर्णय देते समय ही यह न्यायालय ये मांग कर सकते हैं कि 3 वर्ष से अनधिक के लिए प्रतिभूत सहित या रहित तुम क्या दो? गारंटी दो। तो कौन मांग सकता है? पहला क्वेश्चन सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों इनमें से कोई नहीं, दोनों। एक लाइन और याद रखना है, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय भी जब अपील या पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तब गारंटी मांग सकता है। तो अब ऑप्शन बना लेना है व्यापक। कौन मांग सकता है 106 के तहत? तो सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, उपर्युक्त सभी, तब उपर्युक्त सभी मारेंगे। कितने दिनों के लिए मांगी जा सकती है? अधिकतम 3 साल। अगर व्यक्ति नहीं देता तो कितना दिन अधिकतम जेल में जाएगा? 3 साल। एक नियम बना लीजिए, जितने समय के लिए मांगा जाए, अगर व्यक्ति आपका नहीं देता है गारंटी, तो उतने समय के लिए वो कहाँ जाएगा? जेल। तो क्वेश्चन हम बनाएंगे। इसके बाद
साथ आ जाइए। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत सबसे खतरनाक आपका यही है। और कभी भी मजिस्ट्रेट यूज कर देते हैं और लोगों को परेशान करना क्या कर देते हैं शुरू। यानी कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा परिशांति भंग हो सकती है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों से गारंटी मांग सकते हैं कि पीस बनाए रखना। कौन मजिस्ट्रेट मांग सकता है? न्यायिक नहीं। अब 107 से जो चलेंगे मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव यानी कि डीएम, एडीएम, एसडीएम, यानी कि ये सब क्या चलेंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कोई कौन मांग सकता है? कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चाहे डीएम हो, एडीएम हो या एडीएम। अधिकतम कितने दिनों के लिए मांग सकते हैं? 1 साल। लिखते रहे, बैरक पर लिखेंगे तो अधिकतम कितने दिनों के लिए? 1 साल। इसके बाद 108 पूछी जाती है। राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत कौन मांग सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अधिकतम कितने दिन के लिए? 1 साल। और प्रतिभूत रहित या सहित। इसके बाद 109 संदिग्ध धारा याद रखनी है इधर। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत कौन मांग सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अधिकतम कितने साल के लिए? 1 साल। धारा याद रखिए 109। 110 ज़्यादा पूछी जाती है। आभासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत कौन मांग सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अधिकतम कितना? 3 साल। प्रतिभूत सहित, गारंटर सहित। इसके बाद आभासिक अपराधी कौन होगा? जो प्रसिद्ध हो बार बार जनता में क्या करने के लिए? अपराध करने के लिए, भले अपराध किया हो या न किया, उससे मतलब नहीं। का 10 से क्वेश्चन बनता है। कई जगह ये दिया है आपका, जैसे साल पेपरों में, कि कम से कम 3 बार किसी अपराध के लिए दोषी हुआ हो। लेकिन बेयर एक्ट में कहीं लिखा नहीं है, पुलिस एक्ट में भी कहीं नहीं मिला कि 3 बार दोषी हुआ हो। लेकिन कई साल में दिया कि कितनी बार दोषी हुआ हो, तो कोई कितनी बार सजा पाया हो कि नहीं, कितना अपराध किया हो, ये कहीं लिखा नहीं है। लेकिन हैबिचुअल अफेंडर पूछा जाता है, 110 में है। किसके लिए? सदाचार के लिए। अधिकतम कितने साल के लिए? 3 साल। अब 111 से लेकर 124 तक प्रक्रिया है। 111 में आदेश का दिया जाना, सो काज नोटिस भी कह सकते हैं। 112 आपका छोड़ दीजिए। 113, 115 महत्वपूर्ण है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत हाजिरी से क्या दे सकता है? मुक्ति। 116 पूछी जाती है। इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच मजिस्ट्रेट करेंगे। 2 क्वेश्चन याद रखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि जांच कितने दिनों में पूरी की जानी चाहिए? 6 माह। और जांच में साक्ष्य कैसे लिया जाएगा? तो जैसे समन मामलों के विचारण में साक्ष्य। 2 लाइन याद रखिएगा। जांच कितने दिनों में? 6 माह। साक्ष्य कैसे लिया जाएगा? जैसे समन मामलों के विचारण में क्या होता है? साक्ष्य। इसके बाद अंतिम आदेश दे दिया जाता है 117 में कि अब गारंटी दो। प्रतिभूत देने का अंतिम आदेश जांच के पश्चात 117। अगर जांच में पाया गया गलत सूचना, 118 में जांच समाप्त और उन्मोचित। आपका 119 पूछा जाता है। जिस अवधि के लिए गारंटी मांगी गई थी उसका प्रारंभ। 1 लाइन याद रखिएगा। आपका कब से उस मने वह समय प्रारंभ होगा? तो पहला नियम ये देखना है कि जिस व्यक्ति से प्रत्याभूति मांगी गई है, अगर वह व्यक्ति उस समय जेल में है
तो जब जेल से बाहर आएगा तब सदाचारी या उतने समय के लिए परिशांति कायम रखेगा। और बाहर है तो जिस दिन 117 का आदेश दिया गया उस दिन से जब तक कि मजिस्ट्रेट कोई अलग डेट न बताए, नहीं तो आदेश के दिन से आपका परिशांत या सदाचारी अब क्या रहो बने रहो। इसके बाद 120 बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं 120 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंध पत्र की अंतर वस्तु, तो जब तुम बांड भर दिए कि हम सदाचारी बने रहेंगे या हम परिशांति कायम रखेंगे, तो अगर उसके बाद तुम बाध्य हो गए, अगर उसके बाद उतने समय के अंदर वह व्यक्ति कोई कारावास से दंडनीय अपराध करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है या प्रयत्न करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने बांड का क्या किया है, वायलेशन, और भेजा जाएगा जेल। लेकिन किस कैसा अपराध किया हो, जुर्माने से केवल दंडनीय कि कारावास से दंडनीय, तो कारावास। 121 आ जाइए, प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति छोड़ दीजिएगा। फिर क्वेश्चन 122 से बनता है। 122 से आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, एकदम अटैक उसी पर करना है 122 पर क्वेश्चन पर। पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रतिभूति न देने पर अधिकतम कारावास कितना हो सकता है, तो अधिकतम पूछे तो 3 साल मारिएगा। कितने साल? 3 साल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका अगर धाराओं वाइज पूछे 106 में, तो ये देखिएगा कि किसमें अधिकतम कितने दिनों के लिए गारंटी मांगी गई है। तो फिर एक बार समय बताइए, 106 में कितने साल के लिए? 3 साल। 107 में 1 साल, 108 में 1 साल, 109 में 1 साल, फिर 110 में 3 साल। तो अगर गारंटी नहीं देता तो अधिकतम 3 साल तक जेल जाएगा। लेकिन अगर यही धारा 107, 108, 109 पूछ ले तो 1 साल मार कर आइए। और आपका दूसरा नियम, अगर 1 साल के लिए 107 के तहत गारंटी मांगी गई, आपका 6 माह बीत गया, उसके बाद ऐसा कोई अपराध कर दिया उसी दौरान 6 माह बीतने के बाद, जिसमें कि दंड क्या मिल सकता है? कारावास का, तो ये बांड का भंग माना जाएगा। अब आपका अब कितने दिन तक जेल भेजा जाएगा? 6 माह, क्योंकि बचा कितना है? 6 माह। तो जितना समय बचा रहेगा, बीच में अगर बांड का वायलेशन करता है तो उतने समय तक क्या भेजा जाएगा? जेल। याद रखिए। इसके बाद आपका जेल जाएगा तो कारावास कैसा होगा, ये लिख लीजिए। ये आपका गलत हो जाता है। तो हम बताए थे आईपीसी में या तो सादा हो सकता है या कठोर, तो किसमें केवल सादा होगा? और किस धारा के तहत सादा या कठोर दोनों में से कोई भी हो सकेगा? तो खंड 7वां और 8वां देखिए, क्लाज 7 और 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास क्या होगा? सादा। तो धारा बना लीजिए, तो 106 और 107 के तहत कारावास सादा, परिशांत उसी में, तो कौन सी धारा? 106 और 107, उसको बनाइए, धारा लिख लीजिए। 106, 107 के तहत उल्लंघन करने पर कारावास कैसा होगा? सादा। यही पूछा जाता है। अगला देखिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण जहां कार्यवाही 108 के अधीन है वहां सादा, और 109 या 110 के अधीन है तो सादा या कारावास दोनों में से कोई भी। यानी कि 108 के तहत भी आपका जो कारावास होगा वह क्या होगा? केवल सादा। तो 3 धाराएं बना लीजिए, तो अब क्रम से
106, 107, 108 के तहत जो कारावास होगा वह आपका केवल सादा, और 109 और 110 वाला उल्लंघन करने पर सादा या कठोर, दोनों में से कोई भी। फिर एक बार याद करके जाएगा। 106, 107, 108 केवल सादा, 109, 110 सादा या कठोर, कोई भी। इसके बाद आ जाइए 125 से लेकर और 128 तक में क्वेश्चन बनता है। भाई पूरा तो पढ़ाना संभव नहीं है। अध्याय 9 में स्त्री, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आपका ये सिविल नेचर का है, लेकिन सीआरपीसी में रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि किसके किसके मेंटेनेंस का प्रावधान है। बिहार ने बना दिया पत्नी के, संतान के और माता पिता के उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। अब आपको सतर्क ये रहना है कि जो माता पिता हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए अलग भी कानून बन चुका है। आपका कह सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो आपका ये भी कानून है और वो भी। तो बताइए, बताया गया था अगर दोनों में उनको अधिकार हैं तो आप किस कानून के तहत जाएंगे। एक ही कानून के तहत, चाहे सीआरपीसी और चाहे उस कानून। दूसरा नियम देखना है कि मांगने वाला आपका अक्षम हो और देने वाला क्या हो, सक्षम। अभी हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है। एक अधिवक्ता साहिबा थी, उन्होंने आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ कोर्ट में अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की। तब तक वो एफिडेविट लगाई कि हम आपका साधन विहीन हैं। तब तक पति निकला खोजी कुत्ता और आपका सरकारी वकील बन गई थी। तो वहाँ से लिस्ट लाकर और लगा दिया, मामला गंभीर हो गया है। अब तमाम अधिवक्ता सरकारी लगे हैं कि कैसे बचाया जाए। भाई यही हो रहा है। भाई पति का वकील कह रहा है कि हजूर ये साधन विहीन कहाँ है। एफिडेविट वहाँ लगाई है कि हम साधन विहीन हैं, और यहाँ ये तो स्टेट का काम कर रही हैं, तो कहाँ पैसा विहीन है। इन्हें दंडित किया जाए शपथ पत्र पर गलत कथन करने के लिए। तो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है ये आपका। अब काफ़ी इसी पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चाय वाला, बाल काटने वाला, आपका चाय बेचने वाला, मोची, सबको आप सरकारी वकील बना दिए हैं। अभी विचार चल रहा है। काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था आपका जो स्टेट की लिस्ट आई थी, और अभी ये भी विवाद चल ही रहा है कि आप मने फर्जी एफिडेविट वाला। तो आपका अब कैसे बचाव किया जाए वो तो भाई एडवोकेट जनरल जाने। आगे देखिए आपका, तो कौन मांग सकता है। पत्नी पति से, संतान माता पिता से और माता पिता संतानों से। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सौतेला नहीं मांग सकते माता पिता, लेकिन आपका मैं बता दूं, जो नया कानून बना है 2007 में, उसमें सौतेले माता पिता भी मांग सकते हैं सौतेले पुत्र पुत्री से। अब समस्या यह आया कि ठीक है पुत्र पुत्री से मांगा जाए, तो क्या विवाहित पुत्रियों से भी मांग सकते हैं। मांग सकते हैं। अरबट का केस आया। अरबट अरबट याद रखिए। हाँ, अरबट का केस आया, जिसमें कि कहा गया कि अगर विवाहित पुत्री सक्षम है, माता पिता अक्षम है, तो विवाहित पुत्री से भी माता पिता क्या मांग सकते हैं, मेंटेनेंस। इसके बाद आया कि कौन मांग सकता है, बता दिया गया किससे। इसके बाद किसके पास अप्लीकेशन देंगे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये याद रखिएगा। फिर ये धारा एक सेकुलर धारा है, पूछा गया था जो वकीलों का सबसे बड़ा एग्जाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंने सम्मान से नाम लेना है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सारे पप्पू क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे ना मौर्य जी। कितना करके आए हैं, 160। ऐसा ऑप्शन दे दीजिए कि आपका मैंने रहे ही ना। अब पूछ लिया जाए जे में कितना करके आए हैं, तो 151। अरे भाई 150 से क्वेश्चन है तो 151।
यही देखिए भरमाया जाता है। कितनी अनुसूचियां हैं। इसीलिए भरमा दिया। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? पांच ना। ये ना कह दीजिएगा छः। छः तो थे ही नहीं, तो जबरदस्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ जाना है। आपका कितने अनुच्छेद थे? आपका मैंने कितनी धाराएं थी? 484 आई सीआरपीसी में, तो 485 नहीं बढ़ना है। तो आपका ये भी सतर्क रहना, ये नहीं कि आपका तुरंत आपका कोई पूछे तो भ्रम जाए। कितने क्वेश्चन थे? तो 152 ना मार दीजिएगा। 151। आगे देखिए आपका। तो आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि कौन मैंने आपका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका एप्लीकेशन देंगे। फिर अंतरिम भरण पोषण की अंतिम की दोनों, ये बिहार में पूछा दोनों। अंतरिम मेंटेनेंस भी दिलवाया जा सकता है। फिर सेकुलर या पंथ निरपेक्ष धारा है, ये केस याद करके जाइएगा। मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी पूछा गया था। किस केस में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर सेक्शन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, 125 में जो मेंटेनेंस का आदेश दिया जाता है उसके खिलाफ क्या हो सकता है, ये जरूर याद रखिए। पुनरीक्षण हो सकता है कि अपील, तो आप पुनरीक्षण मार कर आइए। पुनरीक्षण कहाँ हो सकता है? या तो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। इसके बाद आपका 125 अब उतना बताना संभव नहीं है जितना बताया गया। वैसे 90% चांस रहता है कि इसी से आ जाएगा। आपका ये पूछा जाता है कि कौन महिला आपका 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती, ये जरूर पूछा जाता है। तो आपका माने विवाह विच्छेदित महिला भी आपका पा सकती हैं। तो आपका कह सकते हैं कि कौन महिला, तो जो महिला बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से क्या करती हैं, इनकार। दूसरा, या वे जो पारस्परिक सम्मत से क्या रहते हैं, पृथक। या जो लगातार जारता की क्या हो, दशा में। यानी कि लगातार क्या हो, जारता की दशा में रह रही हो। तो लगातार यहाँ मतलब रह रही हो, मतलब कि एक दो बार जार कर्म नहीं, लगातार। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके बाद 126 प्रक्रिया, यानी कि वह स्थान बताएगी जहाँ की मुकदमा आवेदन दिया जाएगा। तो आपका कहाँ दिया जा सकता है, यानी कि प्रक्रिया 126। 127 भत्ते में परिवर्तन, यानी कि अगर परिस्थितियाँ चेंज हुई तो भत्ते में क्या हो सकता है, परिवर्तन। जैसे कि आपका वकील साहब का ही ले लीजिए। भाई मजिस्ट्रेट के इन्होंने एफिडेविट लगाया कि हम आपका साधन विहीन है, पति से हमें मुआवजा दिलवाया जाए, मैंने आपका भरण पोषण दिलवाया जाए। अब जब नो आपका मैंने कह सकते हैं कि सरकार ने सरकारी वकील बना दिया, तो अब तो भाई पेमेंट आ रहा है खाते में। अब तो साधन विहीन शब्द हटा दीजिए, साधन आपका उपलब्ध हो गया। तो अगर निर्णय आ भी गया था भरण पोषण का, तो 127 में जाएगा पति और कहेगा कि हजूर भरण पोषण की में परिवर्तन करिए आदेश में। क्यों? क्योंकि अब हमारी पत्नी साधन संपन्न हो गई है, क्या बन गई है, स्टेट लॉ ऑफिसर। तो चेंज कराया जा सकता है भाई बीच में। या पति नौकरी पा लिया, तब भी चेंज करा सकती हैं पत्नी कि हमारी रकम क्या किया जाए, बढ़ाई जाए। इसके बाद आपका 128 भत्ते माने प्रवर्तन कैसे होगा। इसके बाद अध्याय 10 आइए। अध्याय 10 आपका लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के बारे में है। आपका पहला विध विरुद्ध जमाव है। तो फिर देखिए आपका सीआरपीसी में अध्याय 10 हम शुरू कर रहे हैं। और अध्याय 10 से आपका कह सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांस रहते हैं। आपका अध्याय 10 को 4 खंडों में बांटा गया है। आपका लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखने के लिए, तो पहला खंड अनलॉफुल असेंबली है।
विधि विरुद्ध जमाव, इसको थोड़ा आईपीसी से कोरिलेट करिएगा। फिर एक बार आईपीसी की भी कुछ धाराएं रिपीट करिए। 141 में विधि विरुद्ध जमाव या अनलॉफुल असेंबली या अवैध सभा, कम से कम 5 लोग होने चाहिए और 5 उद्देश्यों में से किसी एक के लिए एकत्रित हुए हो, तब हम कहेंगे अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना 142, अनलॉफुल असेंबली के लिए दंड 143, घातक आयुध से सज्जित होकर 145, फिर 146 में बलवा। ये लॉफुल असेंबली के जो मेंबर है सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा। तो आपका साधारण बलवा की दंड 147, घातक आयुध से बलवा आपका 148, पिछली बार एपीओ में आया भी था, इसी बार 148। कम से कम इतना सेक्शन इधर याद रखिए। तो अगर विधि विरुद्ध जमाव हो गया है तो ऐसी कंडीशन में पहले सिविल बल का प्रयोग करके तितर बितर किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सिविल बल का प्रयोग करने का आदेश 129 में कौन दे सकता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उसकी अनुपस्थिति में सब इंस्पेक्टर, उपर्युक्त सभी। अब जो क्वेश्चन बनता है कौन नहीं दे सकता, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ये सब नहीं करते, या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस करती है। एक क्वेश्चन बना है, धारा याद रखिए 129। इसके बाद 130, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग, माने केंद्रीय बल आ जाएगा। तो सशस्त्र बल का प्रयोग का आदेश कौन दे सकता है? एक लाइन याद रखिए, उपस्थित उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि उस स्थान पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित हो और सबसे ऊंची श्रेणी का हो वही आदेश दे सकता है आपका। इसके बाद आ जाइए 132, पूछा जाता है आपका पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, यानी कि चाहे सिविल बल का प्रयोग किया गया हो या आपराधिक बल का, आपका जब तक सरकार नहीं चाहेगी मुकदमा ही कायम नहीं होगा। यानी कि केंद्रीय बल है तो केंद्र सरकार की मंजूरी से ही एफआईआर होगा इन लोगों पर, और राज्य का बल है तो किसकी मंजूरी से? आपका राज्य माने सरकार के, अन्यथा एफआईआर होगा ही नहीं। तो ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला यानी कि छतरी का सिद्धांत से ही संबंधित है। इसके बाद आ जाइए 133, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जाता है। अब पहला तो न्यूज हेडिंग याद रखिएगा, न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल आर्डर किस सेक्शन के तहत? 133 कौन दे सकता है? तो डीएम, एडीएम या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सशक्त कोई विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये पहला क्वेश्चन। नकारात्मक आदेश होगा कि सकारात्मक? दोनों हो सकता है, कुछ कार्य करने या कुछ कार्य न करने। हेडिंग याद रखिए, सशर्त आदेश किस में? आपका 133 में। इसके बाद जो पूछा जाता है आपका, इधर की कुछ धाराएं छोड़ सकते हैं। आपका जो पूछा जाता है इधर 139 पूछा जाता है, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति किस धारा में? 139। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है 3 एक साथ याद रखना है। अगर लोकल इन्वेस्टिगेशन का आदेश पूछे तो 139, लोकल इंक्वायरी का पूछे तो 148, और अगर लोकल इंस्पेक्शन स्थानीय निरीक्षण पूछे तो 310। एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। वैसे इस समय आपका ज़्यादा चांस 139 पर हैं, यही क्वेश्चन कई राज्य इस समय बना रहे हैं। इसके बाद आपका 142 आपका पूछा जाता है कि जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, तो आपका 142, 143
आपका लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को प्रतिषिद्ध करना। जब भी 142 भी पूछा जा चुका, अंडरलाइन करिए कि जांच के लंबित रहने तक इंजेक्शन किस धारा में, तो आपका 142। और पुनरावृत्ति को रोकना लोक न्यूसेंस की 143। इसको जोड़ लीजिएगा आईपीसी की धारा 291, क्योंकि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति कहाँ दंडनीय है, 291। इसके बाद 144 से क्वेश्चन बनता है लोक न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामला। अर्जेंट यानी कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट 144 का यूज करते हैं। 144 के तहत नकारात्मक आदेश दिया जाता है किसी व्यक्ति को या कई व्यक्तियों को या समूह को या जिले को, आपका कह सकते हैं। इसमें ये भी आदेश दिया जा सकता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित न हो। कौन आदेश दे सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देगा। तो दूसरा क्वेश्चन कितने दिन के लिए हो सकता है, 2 माह। राज्य सरकारें चाहे तो कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है, 6 माह। तो 2 माह और 6 माह। फिर अगला केस पूछा जाता है कि इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती किस धारा में दी गई थी, तो मधुलिमय बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मधुलिमय का केस आता है ज़्यादा, मधुलिमय बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। ये धारा संवैधानिक है। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है, इस धारा में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देता है उसके खिलाफ क्या उपचार है, रिवीजन मारिएगा, यानी कि पुनरीक्षण। सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं, पुनरीक्षण ही कराया जा सकता है और कोई उपाय अपील का इसमें नहीं है। तो केस याद रखना है, ये अर्जेंट मामले हैं। इसके बाद आइए 144 का वायलेशन आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है, 188। वो कम से कम याद रखिए। इतना ही पढ़ना है। एक पार्टी आदेश भी दिया जा सकता है आपका। इतना अगर याद रहे तो हमें नहीं लगता कि गलत इधर से होगा, 144 से। फिर 144 से आयुध सहित जुलूस या सामूहिक क्वायद या सामूहिक प्रशिक्षण प्रतिषेध करना कौन कर सकता है, केवल और केवल डीएम। आपका कितने दिनों तक के लिए एक बार में आदेश, 3 माह। राज्य सरकार चाहे तो 6 माह बढ़ा सकती है, हर हाल में अधिकतम और 9 माह। इसका उल्लंघन करना कहाँ दंडनीय है, तो आईपीसी की धारा 153 ए कैपिटल 2 बारे रहेगा। इसके बाद कौन केवल आदेश दे सकता है, डीएम। एडीएम को पावर नहीं है, ये थोड़ा सतर्क रहना है। इसके बाद अचल संपत्ति के बारे में विवाद, तो 145 147 दो चीज़ें पढ़नी है। 145 जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां प्रक्रिया। तो आपका जो अटैक करना है कि भूमि या जल या उसकी सीमा से संबंधित विवाद हो, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट निस्तारण करते हैं 145। सीमा याद रखिए, पूछा अटैक यही करता है। और अगर आपका कह सकते हैं कि भूमि या जल के उपयोग का विवाद हो, तो 147। फिर एक बार याद रखिए, इस समय यही क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। सीमा का विवाद है तो 145, उपभोग का विवाद है तो 147। कौन ये विवाद निपटाते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसके बाद आपका 148 स्थानीय जांच पूछी जाती हैं, यानी कि लोकल इंक्वायरी। मजिस्ट्रेट चाहें तो लोकल इंक्वायरी आपका करा सकता है, कह सकते हैं कि धारा में 148। इसके बाद अध्याय 11 आ जाइए, पुलिस का निवारक कार्य।
यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। आपका 149 में जो महत्वपूर्ण धारा है आपका 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है तो अपराध करने के पहले ही पुलिस उसे क्या कर सकती है, गिरफ्तार। इसको प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं, अपराध करने के पूर्व गिरफ्तारी। याद रखिए, प्रिवेंटिव अरेस्ट निवारक गिरफ्तारी। देखिए, आपका इधर 151 याद रखना है। इसके बाद 152 लोक संपत्ति की हानि का पुलिस निवारण करे, मैं लोक संपत्ति नुकसान न हो। इसके बाद आ जाइए अध्याय 12। अध्याय 12 से हमें लगता है कि एक या दो क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। हमेशा क्वेश्चन बना है, या तो एक या दो या तीन भी बन सकता है। मेन मेन चीज़ें इसमें पढ़िए। आपका 100 जो अध्याय 12 है, ये पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ दी गई हैं। पहला तो सेक्शन याद रखिए कहाँ से कहाँ तक है, 154 से लेकर आपका 176। इसमें आपका देखिए संज्ञेय मामलों में इत्तिला 154 में दी गई है। संज्ञेय मामला 2L में 2C में परिभाषित है। संज्ञेय मामलों में इत्तिला भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है। अगर दी जाती है तो वह स्वयं लिखेगा या अपने अधीनस्थ से लिखवाएगा। लिखने के लिए एफआईआर वह बाध्य है। अगर एफआईआर नहीं लिखता तो 166 ए के तहत वह दंड का भागी होगा आईपीसी में। फिर आपका एफआईआर 3 प्रतियों में लिखी जाती हैं। अगर महिला पीड़ित आती हैं दुराचार की शिकार तो एफआईआर महिला द्वारा ही जहां तक संभव हो लिखी जाएगी। अगर बोलने में असमर्थ है एफआईआर करता तो आपका दुभाषिया इत्यादि रखा जाएगा और वीडियो फिल्म क्या की जाएगी, तैयार। और आपका विशेष प्रबोधक क्या क्या रखा जाएगा, दुभाषिया रखा जा सकता है। अगर एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है थानेदार तो ये भी पूछा जाता है आप क्या उपचार है। तो उपचार हमारे पास ये है 154 में कि हम पुलिस अधीक्षक के यहाँ जा सकते हैं, वहाँ कह सकते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज कराई जाए। ये क्वेश्चन बना है। और निःशुल्क आपकी एफआईआर की दूसरी प्रति सूचनादाता को तत्काल और निःशुल्क दी जाएगी कि दी जा सकेगी, दी जाएगी। अब यहीं झारखंड में दे दिया दी जा सकेगी, सकेगी नहीं, दी जाएगी। एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू पूछा जाता है। एफआईआर का देखिए, आपका एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू पूछा जाता है। और एविडेंशियल वैल्यू आप मारिएगा संपोषक साथ। आपका ये याद रखिए, पूछा जाता है कि एफआईआर
कि एविडेंशियल वैल्यू क्या है। संपोषक साक्ष्य होता है एफआईआर। कब ये सारवान में कन्वर्ट हो जाएगा? जब एफआईआर करता मर जाए तो डीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 155 असंज्ञेय मामलों में इत्तिला और अन्वेषण 155 में है। यहाँ जो सूचना देंगे आपका थाने के बाहर साधक अधिकारी को, जिसके एरिया के अंदर आपका अपराध हुआ है, और आपका कह सकते हैं कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण नहीं कर सकती, न ही गिरफ्तार कर सकती है। तो खंड 2 महत्वपूर्ण पूछा जाता है आपका। पुलिस किसी, हाँ, कौन सा मजिस्ट्रेट सक्षम है जो असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण का आदेश दे सकता है? तो आपका 2 मजिस्ट्रेट आपका कह सकते हैं सक्षम है। पहला, जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की क्या हो सकती, या जिसे मामले को विचारणार्थ क्या करने की शक्ति हो, सुपुर्द। ये क्वेश्चन आया कि कौन मजिस्ट्रेट दे सकता है? तो जो सुपुर्द करने का पावर रखता हो या ट्रायल का, दोनों। इसके बाद आपका 154 का आपका खंड 4, 155 का खंड 4 पूछा जाता है कि अगर किसी मामले में कुछ संज्ञेय और कुछ असंज्ञेय अपराध हैं तो पूरे मामले को क्या माना जाएगा? संज्ञेय। इसके बाद 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो संज्ञेय मामला है तो पुलिस अधिकारी आपका मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस मामले में माने उस मामले का अन्वेषण कर सकता है। खंड 3 याद रखिएगा आपका कि संज्ञेय मामला है 190 में सशक्त मजिस्ट्रेट भी पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। तो संज्ञेय मामलों में अन्वेषण कैसे हो सकता है? दे देगा, पुलिस स्वतः कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश से, दोनों इनमें से कोई नहीं तो दोनों। और खंड 3 पर एक केस है आपका, वह श्रीवास्तव, आप प्रियंका श्रीवास्तव का, कि जब भी आप मैंने आवेदन दीजिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदेश के लिए, तो आप एफिडेविट लगाइए प्रियंका श्रीवास्तव। इसके बाद 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। तो बस एक लाइन इधर जानना है कि अन्वेषण के लिए प्रक्रिया में पहले तो घटना की रिपोर्ट, तांत्रिक रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी जाती है। तो एक लाइन प्रारंभिक रिपोर्ट की धार हमें भेजी जाती है। तो 157 एफआईआर की कॉपी पुलिस क्या कर रही है? प्रारंभिक रिपोर्ट भेजने का ढंग भी पूछा गया है। 158 किसके माध्यम से? वरिष्ठ अधिकारी। ढंग पूछा गया है किस धारा में? 158 प्रारंभिक रिपोर्ट पहुंच गई तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? 159। इसके बाद 160 आ जाइए, पुलिस तथ्य एवं परिस्थितियों के से परिचित व्यक्तियों को बुलाती है तो पुलिस क्या जारी करती है? लिखित आदेश। अब यही क्वेश्चन बनता है कि किसको थाने पर पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। वही क्वेश्चन बनता है किसी स्त्री को, पहला याद रखें। दूसरा, 15 वर्ष से कम के बालक को, 60 है कि 65? एक सेकेंड भाई देख लेते हैं। हाँ, 65 वर्ष से अधिक आयु का आपका, मैंने 15 वर्ष से कम के पुरुष और 65 वर्ष से अधिक के पुरुष को नहीं बुला सकती, या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से आपका अशक्त व्यक्ति को। इसके अलावा यही पूछा जाता है एज ज़्यादा अटैक करना है, 15 वर्ष से कम का बालक या 65 वर्ष से ऊपर, और तीसरा स्त्री। इन तीनों को, और चौथा मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्त हैं, तो इनको बुलाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। जब बुला ली तो अब पूछा जाता है पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की धारा में 161 में पुलिस परीक्षा करेगी। ऐसे लोग आपका सत्य सत्य
माने बताएंगे कि झूठ झूठ बातें सत्य सत्य। इसके बाद आपका 161 में परीक्षा में जो बातें लिखी जाएंगी वो अलग अलग लिखे जाएंगे सबका बयान। क्या पुलिस सभी बातें लिखे, मौखिक परीक्षा होगी कि लिखित की, दोनों दोनों। क्या पुलिस सभी बातों को लिखने के लिए बाध्य है? नहीं, आपका बाध्य नहीं है, लिख भी सकती हैं, नहीं भी। 162 से आपका क्वेश्चन बनता है, पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और कथनों का साक्ष्य में उपयोग। तो पुलिस के समक्ष जो बयान दिया जाता है, आपका उस बयान का एविडेंशियल वैल्यू क्या है? अब चार ऑप्शन देगा कि सारवान साक्ष्य है, संपोषक साक्ष्य है, आपका खंडन के लिए प्रयोग हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो केवल खंडन मार कराइए और कुछ ना पढ़िए इस धारा से। केवल और केवल किसके लिए? कंट्राडिक्शन के लिए, यानी कि खंडन के लिए। यही एक क्वेश्चन याद करके जाइए। अब वो कंडीशन भाई पूछ ले तो अलग बात है, इतना कम समय में कंडीशन बताना संभव नहीं, लेकिन अंदर से पूछ ले। इसके बाद 163 छोड़ दीजिए, फिर 164 से क्वेश्चन बनता है कि 164 में आपका क्या लिखा जाता है? पहला क्वेश्चन, कन्फेशन की स्टेटमेंट की, दोनों, तो दोनों लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि दोनों लिखने के तरीके अलग अलग हैं कि एक हैं? अलग अलग हैं। तीसरा, कन्फेशन किसके द्वारा किया जाता है? केवल अपराध के अभियुक्त द्वारा। कथन कोई भी कर सकता है। चौथा, किसमें शपथ दिलवाई जाती है? कथन में। और किसमें नहीं दिलवाई जाती? संस्वीकृति में। अगला क्वेश्चन, कौन मजिस्ट्रेट लिख सकता है? कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट? क्या अधिकारिता होनी चाहिए कि आवश्यक नहीं है? अधिकारिता का होना आवश्यक नहीं है। स्टेज याद रखिएगा, किस स्टेज पर लिखा जाता है तो वह स्टेज गलत न हो। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका, कब स्टेज पूछा गया एपीओ में थोड़ा सतर्क रहना है। और वह जो, इसके बाद हम आपका एविडेंशियल वैल्यू बताएंगे, किस स्टेज पर लिखा जाता है ये क्वेश्चन आ सकता है। अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व। जांच या विचारण के दौरान नहीं, याद रखिए, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व। इसके बाद एविडेंशियल वैल्यू पूछा गया है, संस्कृति का साक्ष्यिक मूल्य सारवान साक्ष्य है, यानी कि आपका सब्सटेंसिव एविडेंस है। और कथन का प्रयोग संपोषक साक्ष्य। अब अगर आगे बढ़ता है तो कथन का प्रयोग एविडेंस की धारा 145 के तहत खंडन या 157 के तहत संपुष्टि के लिए किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का ऐसा साक्ष्य होती है सारवान। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है कि संस्कृति लिखने के पहले सतर्कता बरतनी है मजिस्ट्रेट को, और वो है कि तीन बातें मजिस्ट्रेट साहब आपको अभियुक्त को बताएंगे जब वह पुलिस अभिरक्षा से लाया जाता है। पहला, तुम बाध्य नहीं हो। दूसरा, स्वेच्छा से बोलना यहाँ, और जो भी तुम संस्कृति करोगे तुम्हारे खिलाफ एविडेंस में क्या होगा? पेश। संस्कृति में शपथ नहीं दिलवाई जा सकती, जबकि कथन में क्या होता है? दिलवाई जा सकती है। इतना अगर याद रहे तो हमें लगता है कि क्वेश्चन आपका 90% चांस है 164 से गलत नहीं होगा। इसके बाद अगली धाराएं आइए। अब छोटी छोटी इधर धाराएं हैं आपका, कह सकते हैं कि 164A, दुराचार की शिकार हुए महिला की शारीरिक परीक्षा।
तो 24 सूचना के कितने घंटे के अंदर? 24। कौन करेगी शारीरिक परीक्षा? आपका महिला डॉक्टर की पुरुष? महिला। महिला की सम्मत से कि सम्मत के बिना? सम्मत से। 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। 166 ए अब पूछा जाता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को क्या जारी होगा? अनुरोध पत्र। ये पीओ में भी आया था, लेटर ऑफ। और विदेश से आता है तो अगली धारा 166 बी क्या जारी होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इसके बाद 167 पूछा जाता है कि जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया 167 में दी गई है। फिर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है 167 में आपका 3-4 बातें याद रखना है। इसी में डिफ़ॉल्ट बेल भी पूछा जाता है। थोड़ा सतर्क रहिए शुरुआती दौर से। जब अभियुक्त अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस के यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट या तो उसे जमानत दे दें या पुलिस अभिरक्षा में सौंप दे या न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि नैनी जेल या जेल भेज दें। तो अब समस्या पहली आई कि मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में एक बार में अधिकतम कितने दिन तक भेज सकता है? 15। और न्यायिक अभिरक्षा में भी 15। यानी कि एक बार में कितने दिनों के लिए? 15। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आपका आता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक तो अंतर है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार में 15 दोबारा वो भेज सकता है 15-15 दिन के लिए, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट केवल 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद उसे कोई पावर नहीं है। ये याद करना है। गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर मैं बता दूं आपका पुलिस को भी अभिरक्षा में दिया जा सकता है, अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जा सकता है, लेकिन 15 गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन जैसे ही बीता अब पुलिस कस्टडी में न देकर केवल कहाँ भेजा जाएगा? न्यायिक। अब यह है कि 15-15 दिन बढ़ाते रहिए तो 15-15 दिन कितना दिन बढ़ाएंगे? तो दो समय दिया गया है। अगर किसी अपराध के लिए सजा 10 वर्ष से कम है तो 60 दिन। बिहार में पूछा गया था कितने दिन? 60 दिन। और अगर 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा है तो 90 दिन में। अगर पुलिस अन्वेषण पूरा नहीं करती और इस दौरान अभियुक्त जेल में है तो अभियुक्त साधिकार जमानत पाने का हकदार होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट बेल। व्यतिक्रम के कारण या चूक के कारण जमानत। तो 60 दिन कब लागू होगा अन्वेषण के लिए? जब 10 वर्ष से सजा क्या हो? कम हो जो अपराध हुआ है। और 90 दिन कब लागू होगा? जब सजा या तो 10 वर्ष हो या 10 वर्ष अधिक। तो ऐसे पढ़ा जाता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के कारावासों में 90 दिन और अन्य में 60 दिन। अन्य निकाला जाता है। अन्य मतलब कि जो 10 साल से क्या है? ये बार बार क्वेश्चन बन रहा है, गलत ना हो आपका। मैं फिर बता दूं, ये बार बार क्वेश्चन आपका बन रहा है। 167 के बाद आ जाइए आपका। कह सकते हैं कि भाई उतना तो अब बताना संभव नहीं है, लेकिन मेन मेन एक एक दो दो लाइन जो आ सकता है आया हुआ है वो जरूर बताया जा रहा है। 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण छोड़ दीजिए। 169 जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो पुलिस अभियुक्त को छोड़ सकती है, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगी। जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब भी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगी। फिर 172 अन्वेषण की कार्यवाहियों में डायरी, ये सीडी या केस डायरी। यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि केस डायरी के बारे में प्रावधान किस धारा में है? 172। केस डायरी प्रतिदिन लिखी जाती हैं
अन्वेषण के दौरान अभियुक्त ने क्या कहा, गवाहों ने क्या कहा, क्या क्या बरामद हुआ, सभी बातें इसमें लिखी जाती हैं। एविडेंशियल वैल्यू ज़्यादा पूछा जाता है सीडी का। तो केस डायरी आपका जब ये हाँ सील बंद करके कोर्ट में जमा की जाती है, सील बंद करके एक बार जब वह कोर्ट में चली गई तो न तो अभियोजन मांग सकते हैं न अभियुक्त मांग सकता है आपका। लेकिन एक इसका अपवाद है, एविडेंस की धारा 159 स्मृति ताजा करने। तो जैसे ही आपका केस डायरी दरोगा जी मांगे स्मृति ताजा करने के लिए, उतना भाग अभियुक्त भी देखने का क्या होगा, पूरा नहीं, जितना से दरोगा जी ने क्या किया है स्मृति। तो स्मृति ताजा 159 में, बयान दीजिए 60 में 100 एविडेंस की, और परीक्षा दरोगा जी की 161। तीन धारा याद रखें। स्मृति ताजा किस धारा में, 159। स्मृति ताजा करके बयान दे दीजिए 160, विपक्षी का अधिकार या अभियुक्त का 161। अब जो पूछा जाता है कि एविडेंशियल वैल्यू, अब सारवान साक्ष्य होता है कि संपोषक, कि न्यायालय केवल हेल्प ले सकता है। तो जो बेयर एक्ट में शब्द लिखा है वही मारेंगे आपका, कि न्यायालय केवल क्या ले सकता है, हेल्प ले सकता है आपका। एक खंड 2 में है आपका 172 के किस क्लाज में, क्लाज 2 में देखिए बेयर एक्ट। कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है, और ऐसी डायरियों के मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं, यानी कि साक्ष्य के रूप में मना किया गया है, किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए क्या कर सकता है भाई, प्रयोग में ला सकता है। तो किस नेचर की है, एक केस याद रखिएगा, मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल का केस आता है सीडी पर, शॉर्टकट में मुकुंदी या मुकुंदी जो भी दे। तो मुकुंदी लाल का केस किससे संबंधित है, के डायरी 172 पर। अब 173 आइए, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट। तो इस अध्याय के अधीन किए जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। इसी को कहा जाता है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। जल्दी से जल्दी क्या करिए, पूरा। पहला नियम है घटनास्थल पर कर लीजिए, घटनास्थल पर नहीं होता तो 24 घंटे में करिए, 24 घंटे में नहीं होता तो 15 दिन में कर लीजिए, 15 दिन में नहीं होता तो कुछ दशाओं में 60 दिन, कुछ दशा में 90 दिन। लेकिन लगा कर चलना है। 173(1)A चांस है पूछने का, वैसे पिछली बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर दुराचार का मामला है और तो ऐसी दशा में अन्वेषण आपका जिस तारीख को इत्तिला मिलती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके कितने मास के भीतर पूरा किया जाएगा, 2 मास। 173(1)A पिछली बार क्वेश्चन आया है, हो सकता है रिपीट कर दे क्योंकि एक दो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। 2 मास याद रखिएगा आपका। ये 2018 में मैंने संशोधन भी किया गया है, क्योंकि कुछ बालकों के प्रति दुराचार में जो नई धाराएं जुड़ी है उसके लिए। इसके बाद 173 का क्लास 2 देखना है। क्लास 2 आपका है कि पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R में दी गई है। पुलिस रिपोर्ट भेजी किस में जाती है, 173(2) में। 2 प्रकार की होती है, साक्ष्य पर्याप्त या साक्ष्य अपर्याप्त। साक्ष्य पर्याप्त है तो चार्जशीट, चालान शीट। तो पुलिस की धारा में चालान शीट भेजती है, पूछा गया है 173 के 2। और एफआर किस में भेजती है, 173(2). दोनों दो ही हैं, पुलिस रिपोर्ट ही दोनों हैं। अब यह है कि 173(8) अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट। तो अतिरिक्त फर्दर यानी कि आपका फर्दर पुलिस रिपोर्ट 173(8) में है।
इसके बाद 174 आत्महत्या पर पुलिस का जांच करना, रिपोर्ट देना। 176 मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। ये भी देख लीजिए, समाप्त हो गया। अब अध्याय 13 आ जाइए। अध्याय 13 से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। 5-6 धाराएं कम से कम याद रखिएगा। इधर जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारता। तो आपका जांच और विचारण में कौन दंड न्यायालय की अधिकारता का उल्लेख 177 में, 177 से 189 में किया गया है। तो पहला तो 177 ही पूछा जाता है, जांच और विचारण का मामूली स्थान। तो प्रत्येक अपराध की जांच या विचारण मामूली तौर पर ऐसे कोर्ट की द्वारा की जाएगी जिसके एरिया में क्या हुआ है अपराध। ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, बिहार एपीओ में आया। ये भी मैंने अपवादों के अधीन रहते हुए ये नियम पूर्ण है। जैसे कि आप ये धर्मता पढ़ते हैं 112, डीएनए के अधीन रहते हुए निश्चायक 177 अपवादों के अधीन है। तो अपवाद कहाँ से शुरू होते हैं? 178, ये बिहार में बना था। अब जांच या विचारण का स्थान 178, आपका 179 आपका जहां अपराध किया गया, जहां परिणाम निकला, गोली मारी गई प्रयागराज में, अब मरा जाकर दिल्ली में भर्ती हुआ, तो प्रयागराज के न्यायालय को भी मामले में सुनवाई का अधिकार है और दिल्ली को। इसके बाद 181 कुछ अपराधों की दशा में विचारण। इसके बाद 182 से क्वेश्चन बनता है, पत्रों आदि द्वारा किया गया अपराध। तो जहां से पत्र भेजा गया और जहां पत्र क्या हुआ प्राप्त, दोनों न्यायालयों को है। इसके बाद सोशल मीडिया भी इसी में आएगा। अगर संदेश भेजा गया है तो जहां से संदेश भेजा गया और जहां जहां क्या हुआ, तो मान लीजिए आपका एक व्यक्ति, मान लीजिए आपका एक व्यक्ति है जो टीवी पर डिबेट कर रहा है, उसी दौरान कुछ उल जलूल बोला, तो अब पूरा भारत में वितरित हो रहा है, प्रसारित। तो कहाँ कहाँ? तो जहाँ से संदेश प्रसारित हुआ दिल्ली, और कहाँ मुकदमा होगा? जहाँ जहाँ पहुँचा। सभी जगह हो सकता है, याद रखिए। अगला देखिए 182 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, पत्र दूरसंचार के मामलों में। इसके बाद आपका 182 के क्लास 2 पर एक बार बिहार ने अटैक किया था, यानी कि ये पूछा था कि बाइगेमी के मामले में आपका किस स्थान के न्यायालय को अधिकारिता होगी। 182 के किस क्लाज में है? 2 में। देखिए आपका किस न्यायालय को जांच विचारण की अधिकारता होगी? तो जिसकी स्थानीय अधिकारता के अंतर्गत अपराध किया गया है, या अपराधी ने प्रथम विवाह की पत्नी या पति के साथ अंतिम बार क्या किया था? निवास। या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध किए जाने के पश्चात जहां अस्थायी रूप से क्या करती हैं? ये जो प्रथम विवाह की पत्नी अस्थायी रूप से निवास करती है, ये बाद में जोड़ा गया स्त्रियों के सहयोग के लिए 1978 में। 183 भी खूब पूछा जाता है, सेक्शन याद रखे, यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। तो एक लाइन याद रखे, जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई, जहाँ जहाँ यात्रा चली और जहाँ यात्रा समाप्त हुई, इन सभी न्यायालयों को क्या होगी? जांच विचारण की अधिकारता। समस्या बना देता है। एक व्यक्ति पटना से आपका लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने प्रयागराज के लिए चला, बीच में कहीं बैग ही ट्रेन में चोरी हो गया, तो कहाँ मुकदमा हो सकता है? तो पटना से लेकर और प्रयागराज में किसी, जितने न्यायालय पड़ेंगे जिले, सभी न्यायालयों को इस अपराध के मामले में क्या होगी? अधिकारता। अब 10 नहीं, एक ही मुकदमा होगा, लेकिन अधिकारता किसको होगी? सीपीसी में धारा 19 याद रखिएगा। चल संपत्ति या आपका माने चल संपत्ति या टाट का मामला है, तो किसको अधिकार, कहाँ वाद दायर किया जाएगा? जहाँ अपकृत किया गया। फिर आपका जहाँ प्रतिवादी निवास करता है। दूसरा हो गया जहाँ वह कारोबार करता है।
और जहाँ व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। अगला देखिए आपका 183 से खूब क्वेश्चन बना है, यात्रा या जल या पत्र या दूर संचार दे। 182 सेक्शन याद करना है, यात्रा या जल यात्रा दे। 183 इसके बाद आपका 100 आ जाइए 86 पूछा जाता है, संदेह की दशा में, यानी कि अगर आपका कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए कि ए ट्रेन पकड़ा आपका कानपुर के लिए, परीक्षा देना था, बीच में कहीं बैग उसका चोरों ने क्या किया, उचक्कों ने गायब। तो कहाँ मुकदमा वह कर सकता है? प्रयागराज में, बीच में जितना जिले पड़े उसमें भी, और कानपुर में भी। और इन सभी न्यायालयों को क्या होगी, इस अपराध के जांच और विचारण की अधिकार। प्रयाग मान लीजिए कि प्रयागराज के न्यायालय ने भी ले लिया संज्ञान, और उधर कानपुर के भी न्यायालय ने, अपराध एक है और संज्ञान लेने वाले न्यायालय कितने हो गए, दो या दो से अधिक। भाई मुकदमा तो एक ही जगह चलेगा, तो कहाँ मुकदमा चलेगा, इसका निर्धारण 186 से होगा। कौन सी धारा? अब देखिए इसी उदाहरण पर, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय का अधीनस्थ हैं, तो उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा कहाँ मुकदमा चलेगा। यानी कि आपका तो सही बात है, आपका प्रयागराज कानपुर जो जिले हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि कहाँ मुकदमा चलेगा, प्रयागराज में कि कानपुर। लेकिन उदाहरण चेंज कर दीजिए थोड़ा, ये प्रयागराज से चला दिल्ली पहुंचा, बीच में कहीं बैग गायब हो गया, मान लीजिए कि मुकदमा दो दो जगह कायम हो गया, प्रयागराज में भी और दिल्ली में। तो आप ये कहेंगे कि दिल्ली का अधीनस्थ न्यायालय तो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं, और यहाँ का जो अधीनस्थ न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जब दो न्यायालय भिन्न भिन्न हाई कोर्टों के अधीनस्थ हैं, तो कौन उच्च न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि कहाँ मुकदमा चले, यही अटय करना है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर सर्वप्रथम कार्यवाही क्या हुई थी, प्रारंभ। तो अगर दिल्ली में पहले कार्रवाई प्रारंभ हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट करेगा डिसाइड, और प्रयागराज में कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी तो कौन, इलाहाबाद। यही क्वेश्चन गलत होता है, कौन निर्धारित करेगा, जिसके सबॉर्डिनेट कोर्ट में सबसे पहले क्या शुरू हुई थी, कार्रवाई। इसके बाद 188 भारत से बाहर किया गया अपराध के बारे में जांच और विचारण के अधिकार था। यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। देखिए आपका जब आईपीसी की धारा 3 और 4 भी पढ़ लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ भारत से बाहर किए गए, धारा 4 के समान ही लिखा है। देखिए, जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 188 लागू होते हैं भारत के नागरिक द्वारा, आपका भारत के माने किसी खुले समुद्र में आपका अपराध किया गया हो, भारत से बाहर कहीं भी किया गया हो, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या खुले समुद्र के मामले में लागू होगी कि नहीं होगी। इसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर, तब भी ये धारा लागू होगी। अब चूंकि बाहर भारत के अपराध किया गया, तो पहला क्वेश्चन याद रखना है कि जांच या विचारण का स्थान कौन होगा, तो जहां अभियुक्त पाया जाए। जैसे दिल्ली उतरा विदेश से आकर, तो दिल्ली में पकड़ लिया गया दिल्ली, प्रयागराज में पकड़ लिया गया तो प्रयाग। लेकिन एक सतर्कता बरतनी है कि केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही जांच या विचारण होगा, लेकिन किस न्यायालय को अधिकारता होगी, जहां वह पाया जाए। इसके बाद 189 पूछा जाता है, भारत से भी बाहर किए गए अपराधों के लिए साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी हो सकता है, 189। इसके बाद अध्याय 14 कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, 190 देख लीजिएगा। संज्ञान से क्वेश्चन बनता है, संज्ञान कितने आधारों पर, 3, या तो परिवाद या पुलिस रिपोर्ट या स्वयं।
इसके बाद आपका 192 193 सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान। तो सामान्यतः सत्र न्यायालय संज्ञान नहीं लेता, तो कब लेता है? जब मामला उसे क्या किया जाए, वो अलग है बात है कि अपवाद है। 195 हेडिंग केवल याद रखिए, 195A 196 197 इधर ज़्यादा पूछा जाता है। न्यायाधीश लोक सेवकों के अभियोजन। तो सामान्य नियम यह है कि अगर कोई जज, मजिस्ट्रेट या कोई लोक सेवक या न्यायाधीश ऑन ड्यूटी कोई अपराध किया है तो केंद्रीय सरकार से अटैच है, तो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, और आपका राज्य सरकार से अटैच है तो राज्य सरकार की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। ये भी पूछा गया कि धारा में 198 धारा इधर याद रखिए। इसके बाद 198A आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराधों का संज्ञान, यानी कि यहाँ झारखंड ने पूछा कि पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाएगा क्रूरता का संज्ञान की परिवाद की, दोनों। यहाँ 198 जो आईपीसी की धारा 498A है क्रूएल्टी, उस मामले में पुलिस रिपोर्ट पर भी संज्ञान और परिवाद पर दोनों मार कराइएगा। मानहानि 199 पूछा जाता है केवल परिवाद पर, ये थोड़ा देख लीजिएगा। इस प्रकार आपका अध्याय 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, तो 200 में परिवादी की परीक्षा, 202 में आदेश का जारी किया जाना, मुतवल्ली किया जाना, मुलतवी है भाई, वो जल्दीबाजी में मुतवल्ली अलग है आपका, वो तो वक्त में चला जाएगा। यानी कि स्पीड बढ़ाने में शब्द थोड़ा गलत हो गया, शब्द को वापस लिया जा रहा है। 203 परिवाद का खारिज किया जाना, कारण देना पड़ेगा। इसके बाद आपका इधर पूछा जाता है 206 छोटे मामलों में विशेष समन। तो छोटे मामले कौन हैं? जिसमें कि आपका जुर्माना केवल हो और जुर्माना 1000 रुपये से अधिक न हो। पहले ये रकम कितनी थी? 100 रुपया। कब बढ़ाया गया? 2006 में। 5 में हुआ लेकिन 6 से लागू। यही छोटे मामले में कैसे समन? विशेष समन 1000 रुपया या कम जुर्माना है तो पेटी ऑफेंस। आपका 205 भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत माने उपस्थिति से अनुमुक्ति दे देना, यानी कि व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दिया जाना। इसके बाद आपका 209 पूछा, जहाँ पुलिस रिपोर्ट पर दायर कार्रवाई है तो अभियुक्त को कागज पत्र 207 में, परिवाद पर है तो 208 और मामला सुपुर्द किया जाए 209। तो मजिस्ट्रेट की धारा के तहत कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल करते हैं मामले को 209 और 210 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में आपका पुलिस अन्वेषण। ये आपका 210 एक लाइन पूछता है क्वेश्चन कि क्या रोका जाएगा, क्या चलेगा। तो अगर उधर पुलिस FIR करके अन्वेषण कर रही है, उसी मामले में मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद किया गया है, जांच या विचारण चल रहा है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसको रोका जाएगा? जांच या विचारण, परिवाद पर कार्यवाही को मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? रोक देंगे। और पुलिस से क्या मांगेंगे? रिपोर्ट। तो अगर पुलिस ने रिपोर्ट दे दी आपका चार्जशीट और परिवाद में भी वही मामला है, तो संज्ञान एक आधार पर लिया जाता है, एक से अधिक आधार पर नहीं। या तो परिवाद या पुलिस रिपोर्ट या स्वयं के ज्ञान, इसमें से एक ही आधार पर लेंगे। तो ये पूछा जाता है कि संज्ञान किस पर लिया हुआ माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट। परिवाद न मार दीजिएगा। दोनों मामले क्या होंगे? एक। तो समेकन का सिद्धांत किस में है? 210। इसके बाद आरोप से क्वेश्चन बनता है। आरोप के अंतर्गत पिछली बार बना था जे में 211 में दिया गया है। इसके बाद आपका 211 के बाद आप पढ़ेंगे 213 अब कब अपराध किए जाने की रीत कथित करनी पड़ेगी। 213 का दृष्टांत थोड़ा देख लीजिएगा।
215 ज़्यादा पूछा जाता है। गलतियों का प्रभाव, तो गलती तभी सारवान होगी जब अभियुक्त बुलावे में आ गया हो और इसके कारण न्याय हो पाए हो कि न। इसमें दृष्टांत याद रखिएगा, आपका खुदा बख्श और हैदर बख्श वाला 215। इसके बाद 216 एक लाइन, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है किस धारा में? 216। कब तक कर सकता है? निर्णय के पहले कभी भी। आरोप में परिवर्तन के बाद की प्रक्रिया क्या होगी? 217। इधर 218 विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। यहाँ से क्वेश्चन एक बनने का चांस रहता है कि सामान्य नियम यह है कि किसी अभियुक्त पर जो आरोप लगे हैं तो आरोप अलग लगाया जाएगा और अलग उस आरोप के लिए विचारण भी क्या होगा? अलग। ये सामान्य नियम है आपका। ये 218 में वर्णित है। 218 का दृष्टांत उठाकर दे रहा है। ये एक अभियुक्त है, एक समय चोरी किया, एक समय पर घोर उपहत किया, तो चोरी के लिए इल्ज़ाम अलग, घोर उपहत के लिए क्या अलग, और दोनों मुकदमा एक साथ चलेगा कि अलग अलग? अलग अलग। ये सामान्य नियम है। लेकिन ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। ये अपवाद याद रखिएगा। संयुक्त विचारण, एक साथ आरोप और एक साथ विचारण कई अपराधों का, बस सेक्शन रटकर जाना है। 219, 220, 221, 223। एक सेक्शन बीच में छोड़ना है, कौन सा? आपका 222। इसके बाद ट्रायल देख लिया जाए। अध्याय 18 में सत्य न्यायालय द्वारा विचारण 225 से लेकर 237। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण 238 से लेकर आपका 250। फिर समन मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण, धारा पूछी जाती है 251 से 259, और समरी ट्रायल आपका 260 से 265। इसमें कुछ ही क्वेश्चन आता है। देखिए मैं बता रहा हूँ। एक तो अध्याय 18, 19, 20, 21 प्ली बार्गेनिंग 21 से, प्ली बार्गेनिंग से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें आपका 4-5 क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन ही याद करना है। एक तो सत्य न्याय, एक तो समन मामलों में कुछ आपका 249, 50, 51 धारा। फिर दूसरा आपका 253। फिर तीसरी जो धारा आपको पढ़नी है 227, उन्मोचन सत्य न्यायालय में आरोप 228। यानी कि पूरी धाराएं इधर नहीं पढ़ी जाती, कुछ ही धारा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वह आपका दंड के प्रश्न पर सुनना बनता है। तो दंड सत्य न्यायालय और वारंट मामलों के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण में दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक है, और संक्षिप्त विचारण और समन विचारण में आवश्यक नहीं। संक्षिप्त विचारण का जो पूछा जाता है समरी ट्रायल, यहाँ से क्वेश्चन बनता अध्याय 21 में है, धारा 260 से लेकर 265। ये थोड़ा 2-4 मिनट बताया जाए। फिर प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका संक्षिप्त विचारण कौन मजिस्ट्रेट कर सकता है, पहला क्वेश्चन। तो सामान्यतः जो पावर है वह आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, दो को अमूमन पावर है। क्या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है? सामान्यतः नहीं। द्वितीय वर्ग, ये भी नहीं। तो यही पूछा जाता है किसके द्वारा प्राधिकृत करने पर? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट द्वारा प्राधिकृत ये लोग हो जाएं तो आपका कर सकते हैं। दूसरा, दंड की मात्रा तैयार करना अधिकतम 3 माह। कितना दिया जा सकता है? कौन सी प्रक्रिया सामान्यतः अपनाई जाएगी? समन मामलों की। किन मामलों का होगा संक्षिप्त विचारण? कुछ वारंट मामले, कुछ समन मामले। कुछ वारंट मामले और कुछ समन मामले, ये याद रखना है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकता। केवल ऐसे का पावर दे सकता हाई कोर्ट जिसमें दंड 6 माह या 6 माह से क्या हो, कम। तो दंड की मात्रा याद रखे, 3 माह से अधिक। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई 3 माह से अधिक दंड दिया जाना चाहिए,
तो तुरंत बीच में निर्णय के पहले भी ट्रायल चेंज कर दे। ट्रायल जैसे ही चेंज करता है ये अध्याय ही से ही बाहर हो जाता है। यानी कि आपको लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है और सेंटर पर पहुंच गए, एग्ज़ाम हॉल में घुस गए, तो वहां से एग्जिट हो जाइए। यानी कि वहां से क्या हो जाइए, गेट बंद होने से पहले बाहर। तो बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चांस आपका बचा रह गया। तो जैसे ही बाहर मजिस्ट्रेट निकलेगा, अब दंड देने का जो ये सीमित हो गया था पावर कि 3 माह दे सकता है, अब खत्म। उस अपराध के लिए अधिकतम जितना है दे सकता है। इसके बाद लास्ट में प्ली बार्गेनिंग एक बचा है। अध्याय 21 से कब जोड़ा गया? 2006 में। समिति याद रखिए, मलीमत समिति। प्ली बार्गेनिंग में दंड पूछा जाता है। भाई देखिए, 1/4 और 1/2 अभिभाग सौदेबाजी। अगर अधिकतम दंड है तो आपका 1/4 से अधिक नहीं, न्यूनतम है तो 1/2 से। जो क्वेश्चन आपका बनता है कि प्ली किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं है, वही लिस्ट याद करके जाइए। ये अगर अपराध स्त्री के विरुद्ध है, पहला नियम। यदि अपराध 14 वर्ष से कम के बालक के विरुद्ध है, पूर्व दोष सिद्धि। अगर अपराध ऐसा है जिसमें दंड 7 वर्ष से क्या है, नहीं तो कम है तो लागू ही होगा, लागू नहीं होगा बताया जा रहा है, होगा नहीं। 7 वर्ष से कम है कि 7 वर्ष तक, थोड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। 7 वर्ष वाला तो आ जाएगा ना प्ली बार्गेनिंग में। देखिए, अगर 7 वर्ष से अधिक का दंड है तब यह अध्याय अप्लाई नहीं होगा। फिर देखिए, होगा नहीं, कब नहीं होगा ये जानना है। पहला नियम याद रखिए, 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से कम का बालक के विरुद्ध अपराध में ये नहीं होगा। फिर दूसरा आपका स्त्री के विरुद्ध अपराधों में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। तीसरा आपका माने कह सकते हैं कि ऐसे अपराध जिसमें कि दंड 7 वर्ष से क्या हो अधिक, उसमें भी प्ली बार्गेनिंग का मतलब नहीं है कुछ। फिर ऐसे अपराध जिसमें केवल जुर्माने का दंड हो, याद रखिए पूछ सकता है केवल क्या हो, जुर्माने का। फिर ऐसे अपराध आपका जो जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आते हों, यानी कि किशोर न्याय अधिनियम। फिर अगला आपका ऐसे अपराध जो देश की आर्थिक और सामाजिक दशा को प्रभावित करते हैं। यही क्वेश्चन बार बार बन रहा है कि कौन ये डिसाइड करेगी कि उन अपराधों का, कौन डिसाइड करेगी उन अपराधों को जो देश की आर्थिक और सामाजिक दशा को क्या करते हैं, प्रभावित। तो भाई याद रखिए, केंद्रीय सरकार, राज्य को पावर नहीं है, न्यायालय नहीं। यही क्वेश्चन बार बार अटैक कर रहा है, कौन निर्धारित करेगी? केंद्र सरकार। एजेएस में पिछली बार आया था, आ सकता है यूपीजे में, केंद्र सरकार। और अंतिम आपका पूर्व दोष सिद्धि। अगर अभियुक्त एक बार अपराध करके सजा भुगत चुका हो और दंड की मात्रा बढ़ सकती है तो प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं। अब कहेंगे कि सब कहानी हो गई, प्ली बार्गेनिंग पता ही नहीं है नए लोगों को। एक लाइन प्ली बार्गेनिंग बता दिया जाए। जब न्यायालय में जांच या विचारण के दौरान अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है और ये डिमांड करता है कि हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं, हमारी दंड की मात्रा क्या कर दिया जाए, कम। जैसे एक उदाहरण लास्ट में दे दे, अब तो समाप्ति हो गया पूरा आपका, स्पीड बढ़ाकर और 90% आ भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जाकर इतिहास देखिए, क्वेश्चन देखिए, यही दिमाग में बैठा रहता है। धारा कल बैठी रहेगी कि सर ये धारा बताए थे, लेकिन लास्ट में एक उदाहरण प्ली बार्गेनिंग पर बता दिया जाए आपका। देखिए आपका, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जो घर में चोरी किया है, अधिकतम सजा 7 साल हो सकती है। अब ये चाहता है कि हम अपना अपराध स्वीकार कर लें, तो आपका जिसके घर चोरी हुई वो रजामंद हो जाए, पुलिस रजामंद हो जाए और सरकारी वकील रजामंद हो जाए।
अकेले नहीं अभियुक्त कर सकता, सबकी क्या होनी चाहिए, सम्मत। सम्मत पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अब जब प्ली बार्गेनिंग अभिभाग सौदेबाजी कर दिया, मान्य हो गई, तो दंड की मात्रा कम होगी। 7 साल का 1/4 से अब अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो 7 साल का 1/4 21 माह, यानी कि अब अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है, 21 माह। लेकिन एक दो जगह आपको ऐसा मिलेगा कि कम से कम, जैसे 2 साल से कम दंड नहीं दिया जाएगा, उसमें 1/2, यानी कि 2 साल का आधा कितना हुआ, 1 साल, 1 साल से अधिक नहीं, लेकिन कम से कम दंड दिया हो तब। और जहाँ अधिकतम दंड दिया हो उसका कितना, 1/4। इस प्रकार आप कहाँ 265 ए से लेकर 265 एल तक है ना, आई नहीं एल। और इसमें आपका मुजरा एक पूछा जाता है, आई 265 आई। अब और पूछ सकता है, उसका भाई उपाय नहीं है, उसका उपाय शॉर्टकट में नहीं है। इस प्रकार भाई कहानी समाप्त किया जाए और सभी लोगों को अग्रिम बधाई दे दिया जाए। और जो जो नियम बताए गए हैं आपका करके आइए। जो लोग नए हैं, तैयार न हो, चाहें तो छोड़ सकते हैं अगर एज बची हो, चांस। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना हम पढ़े हैं कि भाई बाजी मार ले जाएंगे, या आपको हिम्मत बंध रही हो, तो जाकर दे दीजिए परीक्षा। न हिम्मत बंध रही हो, एज बची है, तो आप छोड़ सकते हैं। भाई फिर आपका मैसेज भी कर दिया जाएगा बेस्ट ऑफ लक का, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा प्रभावकारी है।